Jama Sade. नमस्कार प्रिय दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अलका मिश्रा, आप सभी का अमुक मंत्रा में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर दिशा में चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करने के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ स्टडी कर रहे हैं। तो इस दिशा में आइए आज हम दुर्खिम का डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी देखेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करें इसके पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपने क्या किया। तो फ्रेंड्स, आपके प्रत्येक पल का महत्व है, उस महत्व को समझें और अपने फ्यूचर को जैसा कि आप शेप देना चाहते हैं उस दिशा में कदम बढ़ाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ रहे थे। आपने देखा था 1858 में इनका जन्म होता है और 1917 में एक छोटी सी उम्र में अल्पायु में यह इस दुनिया को रुखसत कर जाते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, ये बुक्स है इमाइल दुर्खिम के, इन्हें हमें देखना है। आज हम ये थियरीज है, हम इन थियरीज में से थोड़े थोड़े लेके आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को देख रहे हैं। इसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर के कॉजेस को देखेंगे, इसके क्या कारण है। इमाइल दुर्खिम ने डिवीजन ऑफ लेबर के दो कारण बताए हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, एंड डेंसिटी ऑफ एथिक्स, नैतिकता का घनत्व। फ्रेंड्स, हम इसे समझेंगे कि जनसंख्या का घनत्व और डिवीजन ऑफ लेबर में क्या संबंध है, श्रम विभाजन में और जनसंख्या के घनत्व में क्या संबंध है, हम इसे देखेंगे। एंड डेंसिटी ऑफ एथिक्स, नैतिकता के घनत्व से। और नैतिकता का घनत्व से मतलब है कि जब नैतिकता लोगों में बढ़ जाती है वैसी परिस्थिति से। तो इससे क्या मतलब है। फिर दुर्खिम, आप जानते हैं कि दुर्खिम प्रकार्यवादी सिद्धांतकार थे और उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार्य को देखा है सामाजिक एकता के रूप में कि जो श्रम विभाजन है इसका प्रकार यह है कि यह समाज में एकता स्थापित करता है। और इन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में इसे डिवाइड किया है। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को दो भागों में बांटा है, नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। आपने देखा था कि दुर्खिम के अनुसार समाज के दो भाग है, जो समाज है उसका दो भाग है। यदि आप नोट डाउन कर सकते हैं तो साथ साथ में लिखते जाएंगे तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले प्रकार के समाज को बताते हैं आदिम समाज, आदिम समाज। और दूसरे प्रकार के समाज को वह बताते हैं औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज। फ्रेंड्स, आदिम समाज को वह सरल समाज भी कहते हैं, सरल समाज कहते हैं। और औद्योगिक समाज को वह जटिल समाज भी बोलते हैं। तो यदि प्रश्न आ गया, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है कि किसने समाज को सरल और जटिल में विभाजित किया था, तो आप इसे दुर्खिम को टिक करेंगे। तो जो हमारा आदिम समाज था पूर्व में, फ्रेंड्स, थोड़ी सी कहानी, इस थियरी को समझने के लिए हम थोड़ी सी कहानी को समझते हैं।
आप देखते हैं कि जब समाजशास्त्र का जन्म होता है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, यूरोप में हो रही जो सामाजिक घटनाएं हैं उनमें उनको महत्व दिया जाता है। हालांकि इसकी जब इमरजेंस को भी हम लोग देखेंगे तो समझेंगे और भी कारण है। तो जो यूरोप की जो तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके कारण समाजशास्त्र का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जब यूरोप में उथल पुथल मचा हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, पुनर्जागरण का समय चल रहा था, उस समय जो कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे हुए, उन्हें इस बात की चिंता थी कि आखिर में ये परिवर्तन के जो समाज जिन राजनीतिक परिवर्तनों को देख रहा है, प्रगति का भी दौर झेल रहा है, तनाव का दौर झेल रहा है, इसके बावजूद समाज में एकता कैसे बनी रहती है, समाज में एकता कैसे बनी रह रही है, कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने समाज को बनाए रखा है। तो आप देखते हैं कि अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम जैसे जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो इन कारणों को ढूंढते हैं। इन कारणों को ढूंढने के लिए वो पाते हैं कि जिस प्रकार से नेचुरल साइंस, सामाजिक जो नेचुरल साइंस यानी भौतिक विज्ञान है, उसके जो प्राकृतिक विज्ञान के जो टूल्स है उनका यूज करके हम जिस प्रकार से नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाओं को जान जाते हैं, उसी प्रकार हम इन टूल्स का उपयोग करके समाज में घट रही घटनाओं के बारे में जान सकते हैं कि क्या कारण है कि इससे समाज में फिर भी एकता बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं व्यवस्था को जानने के लिए कि समाज में यह व्यवस्था क्यों बनी रहती है, यही कारण दुर्खिम के मन में भी था। तो उन्होंने यह सोचा, जब वह आदिम समाज में तो थे नहीं, औद्योगिक समाज में थे, जब यूरोप में औद्योगिकरण चल रहा था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का समय हुआ था और उससे उपजी परिस्थितियों का आकलन विभिन्न विद्वानों द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक क्रांति ने, औद्योगिक व्यवस्था ने समाज में एक व्यापक परिवर्तन किया था। तो उन्होंने, दुर्खिम ने देखा था कि जो हमारा औद्योगिक समाज है ये जटिल हो रहा है। इन्होंने देखा था कि पहले औद्योगिक क्रांति के पहले समाज सरल था, जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, और जब लोग कम थे, उनकी आवश्यकताएं कम थी, तो उनमें आत्मनिर्भरता अधिक थी। इस स्थिति में आत्मनिर्भरता अधिक थी। आत्मनिर्भरता अधिक थी और जब लोग सरल समाज से औद्योगिकीकरण जब हुआ तो लोगों को चीजों, जो उपभोग की वस्तुएं हैं, वह मिलना आसान हो गया और बदलते परिस्थितियों के कारण जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुआ। तो हम जब पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि काजेस क्या है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से आता है, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है वह बढ़ने लगता है। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो आप देखेंगे कि जब लोग बढ़ेंगे तो काम जो है, काम तो पहले उतना ही था, अब उसमें विशेषीकरण की मांग होगी कि सबको काम दिया जाए। जब सबको काम दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में कामों का बंटवारा करने की जरूरत होती थी, उसके विभिन्न श्रेणियों में उसे बांटने की जरूरत पड़ेगी। आप देखते हैं कि जनसंख्या का जो जब कम वितरण था, जनसंख्या कम थी
उस समाज में भी सामाजिक, हालांकि उस समाज में भी सामाजिकरण था, लेकिन यहाँ पे स्त्री और पुरुष यानी लिंग भेद के आधार पर, इस समाज में लिंग भेद के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता था। किंतु जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो विशेषीकरण यानी विशेषज्ञता के आधार पर इस तरफ जो श्रम का विभाजन होगा वो विशेषज्ञता के आधार पर होगा। जब विशेषज्ञता के आधार पे होगा, जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम कपड़े को लेते हैं, पहले एक ही दर्जी होता था, वह स्त्री, यहाँ पे एक ही दर्जी होता है, वह स्त्री के, पुरुष के, बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, कढ़ाई का काम, जो कुछ भी है वह खुद ही करता है और लोगों को कपड़े की आवश्यकता भी कम होती है। लेकिन जब उनके पास पैसे बढ़ते हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है कि अब वह फिर क्या होता है कि जब विशेषज्ञता की जरूरत यहाँ कैसे पड़ती है कि जब लोगों को अब काम का बंटवारा किया जाता है, जैसे अब स्त्री के कपड़े अलग दर्जी सीते हैं, पुरुष के कपड़े के लिए अलग विशेषज्ञ होते हैं, बच्चों के कपड़ों के लिए अलग होते हैं, उसमें कपड़ों की भी अलग अलग की क्वालिटी होती है कि महिलाओं के भी कपड़े के अलग अलग की तरह की डिजाइन है और उनके तरीके हैं, और इसी प्रकार पुरुषों के लिए जैसे किसी को कोट पैंट पहनना है, किसी को कुर्ता पहनना है, किसी को साधारण सामान्य सा पैंट शर्ट पहनना है, तो इसी प्रकार से इनमें अलग अलग प्रकार की विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कढ़ाई वाले की जरूरत पड़ती है। कढ़ाई वाला कढ़ाई तब करेगा जब रुई बनाने वाला जो कारीगर होगा वो रुई से कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बनाएगा तो कढ़ाई वाला कढ़ाई करेगा, कढ़ाई वाला कढ़ाई करेगा तो दर्जी उसे सिलेगा, दर्जी सिलेगा तब वह दुकान पे जाएगा। और आप देखते होंगे कि जब आधुनिक समाज में लोग रेडीमेड कपड़ों पे ज्यादा फोकस हो रहे हैं क्योंकि वह उन्हें आसानी से मिल जाता है, वो उनके लिए फिट बैठता है और उनके मन पसंद के अनुसार होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विशेषीकरण जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण इसमें जो होती है पारस्परिकता बढ़ती है, पारस्परिकता बढ़ती है। इस समाज में आत्मनिर्भरता देखते हैं कि व्यक्ति खुद ही आत्मनिर्भर है, लेकिन इस समाज में आपको पारस्परिकता देखने को मिलेगी। इस समाज में आपको पारस्परिकता मिलेगी, लोग एक दूसरे से अंतःनिर्भरता के, इसको अंतःनिर्भरता भी बोलते हैं, तो अंतःनिर्भरता की स्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जनसंख्या जब कम है तो आत्मनिर्भरता अधिक है। इस स्थिति में जो हमारा श्रम विभाजन है लिंग के आधार पे है, लेकिन जो समाज जटिल होता जाता है, जनसंख्या का विभाजन विशेषज्ञता के आधार पर होता है। विशेषीकरण हमारे कार्यों का, जो समाज में लोगों का कार्य है उसमें विशेषीकरण बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, दुर्खिम मानते हैं कि जो श्रम विभाजन है यह एक सामाजिक तथ्य है, यह एक सोशल फैक्टर। आप देखेंगे कि जिस समय दुर्खिम सोशल फैक्ट की सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सोशियोलॉजी को विस्तृत उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं, उसको एक प्रारूप दे रहे होते हैं, उस समय यूरोप में एडम स्मिथ भी श्रम विभाजन के महत्व को समझ रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं और इसे समाज की प्रगति के लिए जरूरी मान रहे होते। उसी समय मार्क्स जो है
वह भी श्रम विभाजन को एक अलग प्रकार से देख रहे होते हैं। वो मजदूरों के शोषण के रूप में इसे समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि ठीक है कि आप हर समाज की एक इकोनॉमी होती है और वह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, लेकिन इकोनॉमी समाज से जुड़ा होता है, इसलिए यह इकोनॉमिकल फैक्ट से ज्यादा सोशियोलॉजिकल फैक्ट है और यह बताते हैं कि यह सामाजिक विभेदीकरण का एक तरीका है। ये मानते हैं कि यह सामाजिक विभेदीकरण का एक तरीका है और यहीं से दुर्खिम ने थियरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी की भी स्थापना की थी। इसको उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, थियरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। तो दोस्तों, आपने समझा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या रोल होता है, जो इसके कारण है वो क्या महत्व निभाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के घनत्व के कारण किस प्रकार से समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है। अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ इथिक्स का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, जब समाज दो भागों में था, ये आदिम समाज है और दूसरा औद्योगिक समाज। आदिम समाज में चीजें सरल हैं, तो लोगों के बीच जो संबंध होता है यांत्रिक संबंध पाया जाता है। लोगों के बीच यांत्रिक संबंध पाया जाता है। यांत्रिक का मतलब होता है यंत्रवत, यानी उन्हें कुछ सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। यंत्र को जिस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है वह उसी भांति कार्य करेगा। लेकिन औद्योगिक समाज जो जटिल होता है, यहाँ पे सावयवी संबंध पाए जाते हैं। सावयवी संबंध पाए जाते हैं। यह देख लीजिएगा, ये समाज के प्रकार कैसे हैं। एक चार्ट टाइप का बना लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पे संबंध जो होगा, एक चार्ट बना लीजिएगा इस प्रकार से। ये संबंध हो जाएगा यांत्रिक संबंध और इधर हो जाएगा सावयवी संबंध। सावयव का मतलब आप समझ रहे हैं। सावयवी अंग के समान, जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जो शरीर होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, वह शरीर के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक अंग का एक अलग कार्य निर्धारित होता है। उसी प्रकार से औद्योगिक समाज में सभी लोग काम तो सोसाइटी के लिए करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना कार्य निर्धारित है। उनको उनकी विशेषज्ञता के आधार पर कार्य का विभाजन किया गया है। उसके बाद एकता की बात करते हैं। दुर्खिम बताते हैं कि आदिम समाज में जो एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता है और जो औद्योगिक समाज में एकता पाई जाती है वह सावयवी एकता पाई जाती है। इसी प्रकार से जो कानून होते हैं यहाँ पे दमनकारी होते हैं और यहाँ पे क्षतिपूरक या फिर इसे प्रतिकारी कानून भी कहा जाता है। क्षतिपूरक या प्रतिकारी भी कह सकते हैं। तो ये आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया। आप इसे ऐसे बना के याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही से आते हैं।
पूछ देता है कि किस समाज में कैसी एकता पाई जाती है, कौन से कानून पाए जाते हैं, और उसका प्रारूप ऐसे पूछ दिया जाता है। और आपको ये ऐसा चार्ट बना लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा चार्ट प्रिपेयर हो गया। आप अच्छे हैंड राइटिंग में बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये समाज में हमने पहले भी पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम समझ चुके हैं अब कि जो आदिम समाज है वहां पे कानून दमनकारी होता है। इसलिए कानून दमनकारी होता है कि जो घटनाएं, जो अपराध किए जाते हैं उससे माना जाता है कि वह समाज के लिए अपराध किया है। व्यक्ति ने जो अपराध किया है वह समाज के विरुद्ध किया है। लेकिन औद्योगिक समाज में माना जाता है कि व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया है। जब समाज के विरुद्ध अपराध होता था तो दमन कर दिया जाता था, ताकि लोगों में भय पैदा हो और वह दोबारा अपराध करने के पहले एक बार सोचे। दूसरी अवस्था में यहाँ पे समाज का दमन, समाज को बचाने की कोशिश होती है। दूसरी स्थिति में जब औद्योगिक समाज है, यहाँ व्यक्ति को बचाने की कोशिश होती है। जिस व्यक्ति के साथ घटना हुआ होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने की प्रयास की जाती है। जैसे अभी आपने देखा निर्भया मामले में 2012 की घटना थी और 2020 में निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्षति की पूर्ति, निर्भया को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह पूरे सोसाइटी को लाभ देता है, यह पूरे सोसाइटी को लाभ देता है। दुर्खिम ये कहते हैं कि जब समाज में, जब आदिम समाज है जो यहाँ पे जो है, जो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सोसाइटी के बराबर है। वो जो है सोसाइटी की है, सोसाइटस है, यानी व्यक्ति की जो चेतना है वो समाज की सामूहिक चेतना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आखिर में ऐसा क्या कार्य है, क्या कारण है जो इस समाज को जोड़े रखता है? आदिम समाज में व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक रूप से एक सामाजिक चेतना से जुड़े हुए थे, इसलिए समाज जुड़ा हुआ था। लेकिन औद्योगिक समाज में ऐसे कौन से तत्व हैं जो समाज को जोड़े रखते हैं? तो उन्होंने पाया कि जो अंतःनिर्भरता है, समाज में जो अंतःनिर्भरता है, इसके कारण संघर्ष और समन्वय की स्थिति का निर्माण होता है और समाज बना रहता है। समाज की जो व्यवस्था है वह बनी रहती है, हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा, हम देख रहे थे डेंसिटी ऑफ एथिक्स। हम इस पे आते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे नैतिकता की भावना में वृद्धि होती है। फिर जो नैतिकता होती है वो वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हम अंतःनिर्भर होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता। समाज में क्या होता है? आत्मनिर्भरता होती है। और यहाँ अंतःनिर्भरता होती है। इसलिए नैतिक घनत्व जो है बढ़ता है और इसके कारण समाज में विशेषीकरण बढ़ता है। तो हमने देख लिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ एथिक्स किस प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर में अपना योगदान देते हैं। हमने ये भी देखा कि मैकेनिकल
सॉलिडिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। मैकेनिकल सॉलिडिटी मीन्स हो गया यांत्रिक एकता और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी मीन्स हो गया सावयवी एकता। हमने देखा कि किस प्रकार से जो श्रम विभाजन है एकता का, समाज में एकता बनाने का भी कार्य करता है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने का भी कार्य करता है। अब दुर्खिम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल यानी सामान्य और दूसरा एबनॉर्मल यानी व्याधिकी, असामान्य या फिर व्याधिकी। यदि डिवीजन ऑफ लेबर सामान्य है तो यह समाज के लिए ठीक है, लेकिन अगर व्याधिकीय है तो समाज के लिए ठीक नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति पैदा करेगा। अब नॉर्मल को भी ये तीन भागों में बांटते हैं। ये कहते हैं कि जब यह एनोमिक हो जाता है यानी लोग नियमों को नहीं मानते हैं, लोग नियमों को नहीं मानते हैं, तो वैसे परिस्थिति में भी एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। इसमें आप करप्शन को ले सकते हैं, भ्रष्टाचार को ले सकते हैं, या फिर मजदूरों और उनके मालिकों के बीच तनाव को भी ले सकते हैं। दूसरे में वो कहते हैं इनएडवोकेट इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण है अगर वह सही तरीके से नहीं होता है तो भी टकरार की स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि लोगों के संबंध व्यवस्थित रूप से निर्धारित नहीं होंगे तो किसी भी संस्थान में टकरार की और संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है। और इसके कारण भी जो श्रम विभाजन है वो व्याधिकी हो जाता है और वह समाज के लिए, समाज की एकता के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरे प्रकार का ये जो असामान्य डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं उसमें बताते हैं कि बाध्यकारी यानी फोर्स, जब फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है यानी बाध्यकारी श्रम विभाजन होता है, यानी मजदूरों को जैसे जबरदस्ती किसी कार्य के लिए लगाया जाता है, या फिर जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे आपने देखा था कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद जब जाति व्यवस्था आती है तो उसमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसको उसके जो पारिवारिक जो पैतृक व्यवसाय है उसे करने के लिए जबरदस्ती फोर्स्ड किया जाता है। तो यह क्या होती है, जब व्यक्ति को अगर व्यक्ति वैद्य का बेटा है और वैद्यकीय कार्य के प्रति उसकी रुचि नहीं है तो वह अगर वैद्यकीय कार्य करता है तो वो भलाई नहीं कर पाएगा समाज से। तो ऐसी परिस्थिति को दुर्खिम एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, इसके अलावा अगर हम प्रकार को और एलोबरेट करके देखें, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जब समाज में व्यक्ति एक ही प्रकार के, दुर्खिम कहते हैं कि जब औद्योगिक समाज में इसके लाभ क्या क्या हैं श्रम विभाजन के, तो जब औद्योगिक समाज में व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करता है तो इससे क्या होती है, विशेषज्ञता में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही कार्य करते करते व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाता है और उसके कार्यों में निपुणता आता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आविष्कार की संभावना बढ़ जाती है, और आविष्कार होंगे तो क्या होगा, उन्नति होगा, समाज का उन्नति होगा, समाज का उन्नति होगा। और इस प्रकार से ये जो होता है अंतः निर्भरता का निर्माण होता है, और यह सामाजिक ये जो व्यवस्था है इससे बनाए रखने में योगदान देता है, और यहीं से सावयवी एकता का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि श्रम विभाजन का सिद्धांत
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत हुई होगी, नहीं समझ में आई होगी, तो आप बताइएगा। मैं एक बार फिर रिवीजन कर देती हूँ, एक बार रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा फास्टली। डिवीजन ऑफ लेबर को दुर्खिम दो कारणों से मानते हैं। एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व का कारण मानते हैं, और दूसरा नैतिक घनत्व का। जनसंख्या घनत्व में क्या होता है कि पहले सरल समाजों में जनसंख्या कम होती है, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ लिंग के आधार पे होता है। लेकिन जो जो औद्योगिकरण हुआ और व्यवस्थाएं समाज में अच्छी होती गई और जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया, क्यों? इसके कारण श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमें अधिक लोगों को कार्य देना था। तो इससे विशेषज्ञता की भी उत्पत्ति होती है। इसके कारण लोगों की नैतिकता में भी वृद्धि होती है कि जो विशेषज्ञ है, जो टीचर है, वो टीचिंग का कार्य करता है और वह बेहतर तरीके से कार्य करता है। उसे लगता है कि यह मेरी नैतिकता है, मुझे अपना कार्य सुचारू रूप से कराना है। चूंकि अगर वह अपना कार्य नहीं करेगा तो उसे वेतन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो उसका जीवन संकट में आ जाएगा। इसके कारण भी उसे नैतिकता बनाए रखने के लिए वह बाध्य होता है। तो इस प्रकार से डेंसिटी ऑफ एथिक्स की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये समाज में सॉलिडरिटी का भी काम करता है। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, जो हमारा आदिम समाज है, वहाँ मैकेनिकल सॉलिडरिटी यानी यांत्रिक एकता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का समाज यांत्रिक समाज है। और जो औद्योगिक समाज है, वहाँ सावयवी एकता पाई जाती है और सावयवी संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे सावयवी संबंध के कारण क्षतिपूरक कानून होते हैं, और आदिम समाज में जो होते हैं दमनकारी कानून होते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मल, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं, दूसरा एबनॉर्मल, व्याधि की, वह 3 प्रकार के होते हैं। एनोमक, जब नियमों को ना माना जाए, और इनएजुकेट ऑर्गेनाइजेशन, जब संस्थाओं का जो संघ है, अगर वह अच्छे से ऑर्गेनाइज न किया गया हो तो जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है। और तीसरा बाध्यकारी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब बाध्यकारी श्रम विभाजन। दुर्खिम ने एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर से बचने के लिए संघ के निर्माण की बात की है। जैसे मजदूरों के संघ का निर्माण किया जाए तो उनकी समस्याओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सजेशन भी दिए हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए यह टॉपिक, इस टॉपिक में ये इतना जितना हमने पढ़ा सफिशिएंट है। यदि आप इसे बार बार सुन लेते हैं और अपने कॉपी में नोट्स कर लेते हैं, तो यकीन करिए आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। जब हम दुर्खिम को फिनिश करेंगे तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर का हमारे सोसाइटी में क्या योगदान है। फ्रेंड्स, ये कोटेशन है, इसे पढ़िएगा और महसूस करिएगा। और आपने क्लास को ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपको आपकी मंजिल मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।